यह व्यक्ति बच्चा है, जैसे बच्चा एग्ज़ाम देते वक़्त चोरी नहीं करता है, तो वैसे ही राजनीतिक रूप से भी इसने ईमानदारी नहीं बरती। अब कहीं बालू बेचने में लिप्त है, कहीं 2 नंबर का मॉल बनाने में लिप्त है, कहीं दूसरे मामलों में है, तो उस बालू बेचने में लिप्त। तो बालू बेचने की परंपरा शुरू हो गई है पूरे राज्य में। जो बालू 400, 500, 600 रुपए ट्रैक्टर बिकता था, आज बोरी में भरकर बेचा जा रहा है। आखिर ऐसी क्यों नौबत आई कि बालू को बिकना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है? इसकी नौबत इसलिए आई कि रक्षक ही भक्षक हो गया। जिनको इसके लिए कानून बनाना था, वही इसको बेचने लगे ले जा कर के। तो न ये हो। जो शुरुआत हुई है, ये आपके सरकार में, चूँकि गठबंधन की सरकार थी और आप एक अच्छे ओहदे पर हैं। ये हमारे सरकार में नहीं हुई है। हुँ, ये जो शुरुआत हुई है, हुँ, ये विधायक जीत जाने के बाद, विधायक के पद पर इस व्यक्ति के बैठ जाने के बाद ये शुरुआत हुई है। कहाँ मनिका में विधायक बालू बेचता है? वहाँ का विधायक तो नहीं बालू चोरी करता है। लातेहार का विधायक तो नहीं बालू चोरी करता है। तो ये डाल्टनगंज का विधायक इसलिए बेचता है क्योंकि इसको पैसे की भूख थी कि जल्दी-जल्दी पैसा। मुझे तो आलोक चौरसिया के पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये अंतिम सवाल है। हमारा कोई नज़रिया ही नहीं है, जो कई कार्यकाल ही नहीं रहा, ये बीच में ब्लैंक हो गया। बाकी सबका कार्यकाल को नज़रिया से देखा जा सकता है। इस 10 साल के कार्यकाल को ब्लैंक डैश करके छोड़ दिया जाए कि समझ लीजिए कि यहाँ कोई विधायक ही नहीं रहा 10 साल, 10 बिना नंबर अगर विधायक का देना हो तो चला, 10 में आप कितना बिना देंगे? विधायक का चला। ऑपोजिशन क्या देगा? अभी हम कोई नंबर देंगे तो लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ रहा है तो उसके विरोध में बोल रहा है। ये आप लोग नंबर दे दीजिए, हमारा क्या नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त लगातार हम चुनावी कवरेज में चल रहे हैं और डाल्टनगंज विधानसभा समेत पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा प्रत्याशियों से उनके विजन से आपको अवगत करा रहे हैं और साथ ही साथ जनता का रुझान किस तरफ है, इससे भी आपको अवगत करा रहे हैं। और इस कड़ी में अभी हम पहुंचे हैं पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के पास। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा कि आपने एक नारा दिया है, 10 साल भूलेंगे नहीं और 5 साल छोड़ेंगे नहीं। 5 साल छोड़ेंगे नहीं, ये तो समझ आ रहा है सभी को कि आपके तरफ मतदान करना है। लेकिन 10 साल भूलेंगे नहीं, वो क्या माजरा है जो भूलेंगे नहीं? ये जब मैं घर से निकला नामांकन करने जाने के लिए, तो 15-20 लोग हम लोग घर से ऐसे ही पैदल निकल गए। हुँ, जब रास्ते में जा रहे थे, तो पब्लिक जुटते गई और नामांकन स्थल तक पहुंचते तक 5,000 लोग हम लोग जमा हो गए। हुँ, तो वो 5,000 लोग में से किसी ने कहा कि नारा दिया वहीं से चलते चलते हुँ, कि 10 साल भूलेंगे नहीं। पीछे से बोला कि 5 साल छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये अचानक से बन गया नारा। हाँ, तो अचानक से लोगों ने नारा बना दिया। उसी नारा को हमने स्टेज से दोहरा दिया कि हमारे भाइयों ने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल में जो आम जनता यातनाएं झेली, ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली कट गया, बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, ललटेन से जला रहा है, इसी बीच रेड हो गया है, एफआईआर हो गया, हुँ, उस पर फाइन इम्पोज हो गया, हुँ, सड़क टूटा हुआ है, गड्ढे में लोग चल रहे हैं, पानी भरा हुआ है, स्लिप करके गिर गया, उसका कूल्हा टूट गया, लोग बाहर कमाने गए, यहाँ रोजगार नहीं मिला, वहाँ एक्सीडेंट कर गया, हर सप्ताह कोई ना कोई लाश आ रहा है, बिलख-बिलख के लोग रो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ कोई अटेंड करने वाला नहीं है, अस्पतालों में रेफर टू रांची हॉस्पिटल है, कुछो हुआ, छोटा भी चोट लगा, गिर गया, वो घरे रहेगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें भी उसको रेफर टू रांची। हुँ, तो ये जो परिस्थितियाँ, यातनाएँ पब्लिक ने झेली है, उस यातनाओं के बारे में लोगों ने कहा कि 10 साल भूलेंगे नहीं, वो नहीं भूलना चाहते। और 5 साल छोड़ेंगे नहीं का मतलब ये हुआ कि अगले 5 साल जो आने जा रहा है, अब उसको उस व्यक्ति के पास नहीं छोड़ने जा रहा है, हुँ, अब उसको ले लेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति के पास अब छोड़ने का मतलब है कि जनता का विपत्ति में और फँस जाना, दुःख और कई गुना बढ़ जाना। तो यही लोगों का कहने का मतलब था, नारा यही था।
आपने बताया कि 10 साल में जो भी समस्याएँ बताई, मूलभूत आवश्यकताएँ जो लोगों की है, उससे महरूम रहे। 5 साल तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन पिछले 5 साल में आपका सरकार रहा है और चूँकि आप सिर्फ़ विधानसभा के नेता नहीं हैं, आप पूर्व मंत्री भी रहे हैं और केंद्र में भी आपकी पकड़ है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी दावेदार रहे हैं। तो इस नाते हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब पूरे राज्य में आपकी सरकार थी, तो इन व्यवस्थाओं को बहाल करने की क्या पहल की? आप एक बात समझिए, प्रजातंत्र में अधिकारी वर्ग पे संविधान भरोसा करता है जी। और पूर्णतः यदि भरोसा किया होता तो उनके ऊपर हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके नेता चुन के नहीं बैठा था। तो जनता पर और उनके नेताओं पर संविधान ज्यादा भरोसा करता है, इसीलिए चुन करके प्रजातंत्र में उन अधिकारियों के ऊपर बैठाया जाता है। सरकार जब काम करती है तो विधायकों से विधानसभा में प्रश्न देते हैं, वो काम बताते हैं और उस विधानसभा के आधार पर काम करती है। हुँ, क्योंकि अफसर के आधार पर सरकार सिर्फ काम करे तो फिर विधायकों की जरूरत क्या है। जी। तो ये जो डाल्टनगंज का विधायक है, इस व्यक्ति ने यहाँ की मूल समस्याओं को लेकर के कभी विधानसभा में बात ही नहीं की। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा कि यह व्यक्ति बच्चा है। जैसे बच्चा एग्जाम देते वक्त चोरी नहीं करता है, तो वैसे ही राजनीतिक रूप से भी इसने ईमानदारी नहीं बरती। अब कहीं बालू बेचने में लिप्त है, कहीं 2 नंबर का मॉल बनाने में लिप्त है, कहीं दूसरे मामलों में है। तो उसके भय से कि वो मामले गलत में हम फँसा देगी सरकार, हुँ, सरकार को सामने सही बात बोलने में भी अब व्यक्ति डरता रहा। कभी बोलता नहीं है, भयभीत रहता है। जो व्यक्ति देखिए हम लोग इसलिए बोल्ड बोलते हैं कि हम ना कोई गलत काम नहीं करते, हुँ, किसी से कोई गलत ऑब्लिगेशन नहीं हुँ, लेते, तो नहीं लेते तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गलत मीन्स के द्वारा आगे बढ़ेगा, वो बोल ही नहीं पाएगा, वो भयभीत रहेगा कि कहीं मेरा गलत मीन्स एक्सपोज़ ना हो जाए हुँ, और मुझे संविधान दंडित ना कर दे। तो यही कारण है कि यह आदमी कभी बात कर नहीं सका विधानसभा में हुँ। और बात नहीं करने के चलते जनता की मूलभूत समस्याएँ सरकार के सामने तक आ नहीं सकी, जिससे उसका समाधान नहीं हो सका। आपने बताया कि बालू बेचने में लिप्त, तो बालू बेचने की परंपरा शुरू हो गई है पूरे राज्य में। जो बालू 400, 500, 600 रुपए ट्रैक्टर बिकता था, आज बोरी में भरकर बेचा जा रहा है। आखिर ऐसी क्यों नौबत आई कि बालू को बिकना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है? इसकी नौबत इसलिए आई कि रक्षक ही भक्षक हो गया। जिनको इसके लिए कानून बनाना था, वही इसको बेचने लगे ले जा करके। तो आम जनता 4,000 रुपए ट्रैक्टर खरीद रही है, 5,000 रुपए ट्रैक्टर खरीद रही है, 40-50 रुपए बोरा खरीद रही है और विधायक जो है सो बेच रहा है ये सवा लाख रुपए ट्रैक्टर। तो जब विधायिका ही विलिप्त हो जाए जनता के शोषण में, लूटने में, तो कौन उनकी आवाज़ उठाएगा? आवाज़ उठाएगा कौन? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डाल्टनगंज की जनता यदि मुझे विधानसभा बेच रही है, तो वहाँ पहुँचते के साथ सबसे पहले बालू पर कानून बनेगा और हम लोग चाहेंगे कि बालू आम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो। वही बालू जो बाहर जाए, उसी पर टैक्सेशन लगे। जो यहाँ का है, यहाँ के लोगों के लिए क्यों टैक्स लगाने की ज़रूरत है? जी। तो ऐसे या लगे भी तो बहुत नॉमिनल लगे, जो लोगों को उससे बहुत ना ये हो। जो शुरुआत हुई है, ये आपके सरकार में, चूँकि गठबंधन की सरकार थी और आप एक अच्छे ओहदे पर हैं। ये हमारे सरकार में नहीं हुई है। हुँ, ये जो शुरुआत हुई है, हुँ, ये विधायक जीत जाने के बाद, विधायक के पद पर इस व्यक्ति के बैठ जाने के बाद ये शुरुआत हुई है। कहाँ मनिका में विधायक बालू बेचता है? वहाँ का विधायक तो नहीं बालू चोरी करता है। लातेहार का विधायक तो नहीं बालू चोरी करता है। तो ये डाल्टनगंज का विधायक इसलिए बेचता है, क्योंकि इसको पैसे की भूख थी कि जल्दी-जल्दी पैसा। मुझे तो एक ठेकेदार साहब बताए, हुँ, आप कहिएगा तो मैं नाम भी बता के पूछा दूँ। उन्होंने कहा कि हम वहाँ गए, तो उसने कहा कि बाबा ई बताऊँ कि पैसा कैसे एकरा में कमाई से बताऊँ। हुँ, हमरा से जे लिखवावेला बा लिख के ले जा। हुँ, तो ऐसा सोचने का तरीका है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? जो लिखवाना है लिखवा के ले जाइए। देश
बेच दीजिए, खरीद लीजिए, जो करना है करा के ले जाइए, पैसा हमको दे दीजिए। अच्छा, जनता के बीच आप जा रहे हैं, लगातार आपका तूफ़ानी दौरा चल रहा है, क्या कुछ रुझान मिल रहा रुझान ठीक है, अन्य वर्षों से भी मैंने तो कई चुनाव यहाँ लड़े हैं, है? उससे भी अच्छा है इस बार। मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, पब्लिक अपने ही बोल दे रही है कि जाओ रउआ भी वोट देती है। हम बोले कि कौन छाप बा? तो हाथ छाप बा। तो लेकिन पब्लिक इस अपने बार बोल दे चुनावी मैदान में इंदर सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी भी है। क्या आप चुनौती मान हमें लगता है कि बहुत लोग हैं, 10-11 लोग, 12 लोग लेकिन या उससे मुकाबला अधिक जो है भी। वो अ, आपका नाम है, आलोक चौरसिया का नाम है, दिलीप सिंह नामधारी के जो जो आम जनता के बीच चर्चा इन 3 नामों की चर्चा हो रही है। तो इसे त्रिकोणीय संघर्ष माना जाए या आपकी चुनौती कौन होंगे? इन दोनों में से केंद्र त्रिपाठी की लड़ाई किसके साथ इस होगी? बार आपको मुझे लगता है हुँ, ऐसा कि हिस्ट्री विल बी रिटन। यहाँ पर इतिहास लिखा जाएगा। जीत का मार्जिन हम लोगों का हुँ। इतना होना चाहिए कि इसके पहले किसी उम्मीदवार को डाल्टनगंज विधानसभा में इतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं मिली होगी। चुनाव जीत जाते हैं जैसा आप दावा कर रहे हैं, तो एक तो आपने बताया कि बालू फ्री होल्ड होगा। इसके अलावा और 2 बड़ी प्राथमिकताएँ क्या होंगी 2 डाल्टन नहीं, हाँ, 5 बड़े कार्य होंगे जो पंच प्रतिज्ञा है, वो बड़े काम होंगे। पलामू में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, जो हॉस्पिटल नो रेफर हॉस्पिटल। अभी जो हॉस्पिटल है वो रेफर टू रांची हॉस्पिटल उसका नाम है। हुँ, आप जाइए और आप पर रेफर टू रांची लिखेगा डॉक्टर। तो वो हॉस्पिटल जो बनेगा नो रेफर हॉस्पिटल, यहीं इलाज होगा, हुँ, सारी सुविधाएं यहीं रहेंगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगी। दूसरा हम लोग कोयल को बांधेंगे, कोयल नदी को बांधेंगे ही बांधेंगे। हुँ, और जैसे गंगा को बांधा गया वैसे कोयल को बांधेंगे और उसका पानी उठा करके ऊपर टंकी पे चढ़ाएंगे। जैसे गोरहो कोयल नदी का पानी उठा के हम चिया की पहाड़ पे चढ़ा दिए, हुँ, वैसे ही चढ़ाएंगे और सबको आरओ प्लांट लगा करके आरओ वाटर देंगे। हर घर में टैप से खोलेगा तो उसको आरओ मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, उसको प्लांट फ़िल्टर मिलेगा, पानी मिलेगा। फिल्टर प्यूरिफाइड वाटर मिलेगा। फिर हम लोग जो नवयुवक हैं उनके नौकरी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह है, उनको 1-1 लाख रुपया दे करके उनको बिजनेस शुरू कराएंगे, हुँ, बिजनेस उनका बढ़ेगा। जितने नदी नाले छोटे छोटे हैं उनको सबको एक जगह नहीं दर्जनों जगह बांधेंगे, दोनों तरफ लिफ्ट इरिगेशन लगाएंगे। क्योंकि ड्रॉट प्रॉन इलाका है पलामू, हमेशा सुखाड़ होता है, तो पानी जमा रहेगा तो खेत हरे भरे रहेंगे, उनके खेतों तक हुँ। फसल पहुंचे। इस तरह के कई कार्य किए जाने जो हम लोग करेंगे। आपने जो पहली प्राथमिकता बताई कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण जहाँ से कोई भी पेशेंट रेफर नहीं होंगे बल्कि उनका यहाँ इलाज होगा। मेडिकल कॉलेज पलामू में आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ जो पढ़ रहे अध्ययनरत छात्र हैं, वो भी आंदोलन पर रहते हैं। लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो आखिरकार कैसे इन मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाया जाए और इसके लिए आपका क्या प्रयास रहा? हमें प्रयास यही रहेगा कि जनता को हम बता दें कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, उसमें फंसना नहीं। क्योंकि फंस जाने से ये जो पीएमसीएच है, पलामू मेडिकल कॉलेज है, हुँ, इसको मैंने कैबिनेट में लड़ करके राजेंद्र बाबू और अन्नपूर्णा देवी, अभी अन्नपूर्णा देवी जिंदा है, हुँ, इन दोनों अपने अपने यहाँ ले जाना चाह रहे थे। मैंने लड़के की पलामू में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके हमने पलामू में सैंक्शन कराया। इसके बाद वही हुआ, शिकारी आया, जाल बिछाया, दाने डाला और उसमें फंस गई जनता और पार्टी के नाम पर कमजोर भ्रष्ट व्यक्ति को जीता करके विधानसभा में बैठा दिया। तो सब काम वैसा ही रह गया। उस हॉस्पिटल रेफर टू रांची हॉस्पिटल बन गया, मेडिकल कॉलेज का जो है वो रेफर टू रांची कॉलेज बन गया। तो वही रेफर टू रांची रोकना है, नो रेफर हॉस्पिटल बनाना है। क्योंकि हम ये 10 साल रहते तो यहाँ कब का स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के सभी प्रमंडलों से बेहतर यहाँ उपस्थित रहती। आलोक चौरसिया के पिछले 10 साल के कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये अंतिम सवाल है। हमारा कोई नजरिया ही नहीं है, जो कई कार्यकाल ही नहीं रहा, ये बीच में ब्लैंक हो गया। बाकी सबका कार्यकाल को नजरिया से देखा जा सकता है। इस 10 साल के कार्यकाल को ब्लैंक डैश करके छोड़ दिया जाए
कि समझ लीजिए कि यहाँ कोई विधायक ही नहीं रहा 10 साल 10 बिना नंबर अगर विधायक देना का हो तो 10 में आप कितना देंगे? बिना विधायक का चला। ऑपोजिशन क्या देगा? अभी हम कोई नंबर देंगे तो लोग कहेंगे कि चुनाव लड़ रहा है तो उसके विरोध में बोल रहा है। ये आप लोग नंबर दे दीजिए, हमारा क्या नंबर? ये आपने सुना, हमारे साथ पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी थे और इन्होंने बताया कि बालू को फ्री होल्ड करना और पलामू में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण, जहां से किसी भी पेशेंट को रेफर नहीं किया जाए, इसके साथ पेयजल की व्यवस्था बहाल करना और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसे बहाल करना इनकी प्राथमिकता होंगी। पलामू के चुनावी अपडेट से जुड़े रहने के लिए, सभी गतिविधियों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।